बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लगेगी तो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसकी आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक है वेटेड एवरेज और दूसरा हिस्सा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं। कंपनी कैपिटल तीन तरीकों से रेज कर सकती है। कंपनी का जो कैपिटल है उसको रेज करने के तीन ऑप्शन होते हैं। जाहिर है कैपिटल रेज करना होता है क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करना होता है, पैसा लगाना होता है, और पैसे के बगैर कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। तो कंपनी जो कैपिटल रेज करती है उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। या वो कैपिटल रेज कर ले इक्विटी से, यानी जिसको हम शेयर्स बोलते हैं, शेयर सेल करके। अब ये जो इक्विटी से कैपिटल रेज करना होता है कंपनी को, इसके आगे दो मोड होते हैं। आपको पता है इक्विटी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉमन स्टॉक और एक होता है प्रेफर स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक या तो कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है कॉमन स्टॉक बेचकर, सेल करके, इश्यू करके, या कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है प्रेफर्ड स्टॉक को इश्यू करके, या दोनों ऑप्शन को यूज़ करके। ये हो गए दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कंपनी के पास होता है कि वो लोन ले ले, कर्जा ले ले, किसी बैंक से पैसे ले ले, डिबेंचर इशू कर दे, कमर्शियल पेपर इशू कर दे, यानी किसी ना किसी तरीके से ये जितनी भी फॉर्म मैंने आपको बोली है ये सारी की सारी लोन की फॉर्म है, यानी वो कर्जा ले ले। अब कैपिटल का कोई भी मोड उसने चूज़ किया, जाहिर है जिससे भी कंपनी पैसा लेगी उसको कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कंपनी को कोई ना कोई उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे कंपनी ने कॉमन स्टॉक होल्डर को, यानी कंपनी ने कॉमन स्टॉक 100 रुपीज़ के इशू किए, यानी जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं उनसे 100 रुपीज़ कंपनी ने लिए और कंपनी ने 20 रुपये उनको डिविडेंड दिया। जाहिर है जिस शख्स से, इन्वेस्टर से कंपनी पैसा लेगी तो उसको कोई ना कोई कीमत भी अदा करेगी। ये कीमत कहलाती है कॉमन स्टॉक के लिए, ये कीमत कहलाती है डिविडेंड। कंपनी ने 100 रुपीज़ रेज किया थ्रू इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक और उसको 20 रुपये डिविडेंड दे रही है। ये जो 20 रुपये है ये इन्वेस्टर के लिए रिटर्न कहलाता है, रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। यानी जिसने 100 रुपीज़ कंपनी को दिया उसके लिए तो ये रिटर्न बन गया, लेकिन कंपनी ये रिटर्न उनको दे रही है तो कंपनी ये 20 रुपये बियर कर रही है, तो कंपनी के लिए ये होगी कॉस्ट। यानी कंपनी ने 100 रुपीज़ तो रेज कर लिया कॉमन स्टॉक होल्डर से, लेकिन उसके बदले कंपनी ने एक साल के अंदर 20 रुपये अदा किए एज अ डिविडेंड, तो कंपनी को कॉस्ट बियर करनी पड़ी 20 रुपये। हम इस 20 रुपये को कहेंगे कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने प्रेफर स्टॉक होल्डर से 200 रुपये लिए और उनको 30 रुपये आपने डिविडेंड दिया। तो ये जो 30 रुपये है इस सिचुएशन में कहलाएगी, ये 30 रुपये भी डिविडेंड कहलाता है। पहली बात ये डिविडेंड ऑफ प्रेफर स्टॉक, ये 30 रुपये अगेन इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है लेकिन कंपनी के लिए ये कॉस्ट है, तो इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक हो गया, ये कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक थी 20 रुपये, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है। अब आते हैं लोन की तरफ।
सपोज आप एक बैंक के पास गए, आपने वहां से 1 लाख रुपया कर्जा लिया, लेकिन बैंक वाले ने कहा आप कर्जा तो हमसे ले रहे हैं, लेकिन इसके बदले आपको 10% इंटरेस्ट भी अदा करना पड़ेगा। ये जो 10% है, जो कि 10,000 रुपया बनता है, ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ लोन। ये भी कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है, और बैंक के लिए क्या है, इनकम है। लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो कंपनी को ये कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। तीनों सिचुएशन में देखें, कंपनी पैसा कलेक्ट कर रही है, लेकिन पैसा फ्री में कलेक्ट नहीं कर रही। इसके लिए कंपनी को कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ रही है, कोई ना कोई कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। ये जो कॉस्ट है वो कॉमन स्टॉक पे होगी तो उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक है। अगर प्रेफर स्टॉक पे होगी तो उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक है। अगर वो लोन पे होगी तो उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ लोन है। ये जो कॉस्ट जो अभी हमने देखी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हर एक की इंडिविजुअल कॉस्ट कहलाती है। मतलब कॉमन स्टॉक की ये इंडिविजुअल कॉस्ट है, यानी 20 रुपये, प्रेफर स्टॉक की अपनी कॉस्ट है 30 रुपये, और लोन की अपनी कॉस्ट है 10,000। लेकिन हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। हम जस्ट हर एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। तो आइए समझते हैं। ये तो हमने सिंपली ये देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। सपोज एक कंपनी है, वो एक प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है या एक बिजनेस करना चाह रही है, उसके लिए उसे चाहिए 12 लाख। 12 लाख। अब सपोज कंपनी ये 12 लाख 3 सोर्सेज से रेज कर सकती है। ज़रूरी नहीं है 3 सोर्सेज हो, 2 भी यूज़ कर सकती है, 1 भी यूज़ कर सकती है। लेकिन इस एग्जांपल में हम फर्ज करेंगे कि कंपनी तीनों सोर्सेज को यूज़ करती है। इस 12 लाख में से 8 लाख सपोज कंपनी ने रेज किया थ्रू कॉमन स्टॉक, थ्रू कॉमन स्टॉक। इस 8 लाख में से 3 लाख कंपनी ने रेज किया प्रेफर स्टॉक से, प्रेफर्ड स्टॉक से, और ये 8 और 3 11, बकाया रह गया 1 लाख। सपोज ये 1 लाख कंपनी ने रेज किया थ्रू लोन, कोई डिबेंचर इशू कर दिया, बॉन्ड इशू कर दिया, या कमर्शियल पेपर, या बैंक से डायरेक्ट लोन ले लिया। अब ये टोटल मिल मिला के ये अमाउंट बनती है 12 लाख। ये हो गया टोटल कैपिटल। लेकिन इस टोटल में हर एक का हिस्सा, कॉमन स्टॉक का, प्रेफर स्टॉक का, लोन का हिस्सा डिफरेंट है। इनका वेट डिफरेंट है। हिस्सा डिफरेंट का मतलब है उनका वेट डिफरेंट है, उनकी वेटेज। आप समझ लीजिए 12 लाख एक तराजू है, उसमें 8 लाख का वजन डिफरेंट है, 3 लाख का वजन डिफरेंट है, और 1 लाख का जो वेट है वो डिफरेंट है। तीनों को एक तराजू में हम पल्ला हम नहीं समझ सकते, तीनों का वेट डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं कि किसका कितने परसेंट वेट है। अगर हम इस वेट को इग्नोर करते हैं और सिंपल हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज ऊपर देखें, ये 20 थी, 100 में से ये 20% हो गया, ये 15% है और ये 10% है। तीनों को जमा कर लेंगे तो ये कॉस्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आएगी। मतलब ये अगर 20% बनता है, ये 15% बनता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी 30 को 200 पे डिवाइड किया, 20 को 100 पे, ये 20% है, ये 15% है, और ये 10% है। अगर हम ये तीनों को ऐड करते हैं तो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है ये कॉस्ट तो कैलकुलेट होगी, लेकिन हर एक का वेट कितना है इसको इग्नोर किया गया, जो कि गलत बात है।
तो हमें वेट सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहिए ताकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पता चल सके। तो इसका वेट किस तरीके से निकलेगा, इसकी टोटल अमाउंट कितनी है 8 लाख, 8 लाख को टोटल अमाउंट 12, यानी 12 लाख में 8 लाख का कितना हिस्सा है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज में हम वेट निकालते हैं, तो इसका वेट बना 62.5%। इसी तरह ये 3 लाख है, इसको डिवाइड कर दें 12 लाख पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो इसका जो वेट बनेगा वो बनेगा 25%। इधर लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम लोन की बात करते हैं। लोन की अमाउंट है 1 लाख रुपया, और इस पे टोटल अमाउंट कितनी है 12 लाख, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो उसका वेट कितना बना जी, इसका वेट बना 12.5%। 12.5 और इसका 25% हमारी एग्जाम्पल में, और इसका 62.5। ये हर एक का वेट निकल गया, परसेंटेज निकल गई। अब हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मालूम करने के लिए इस वेट को आपने मल्टीप्लाई करना है जो कॉस्ट ऑफ ईच सिक्योरिटी है, यानी वैक किस तरीके से फिर निकलेगा, अच्छा यहां पे एक और बात समझ ले, वैक का फिर मतलब क्या हुआ, हर एक सोर्स के वेट के हिसाब से, मैं दोबारा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फिर क्या मतलब हुआ, हर एक सोर्स ऑफ कैपिटल के वेट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एवरेज निकालना, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वो फिर किस तरीके से निकलती है, आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ। W इसका मतलब है वेट ऑफ इक्विटी, ई से मिला तो इक्विटी है, आर ई रिटर्न को वैसे कहते हैं क्योंकि इन्वेस्टर के लिए रिटर्न होता है, लेकिन आर ई यूज होता है तो हमारे लिए ये कॉस्ट होगी। तो इसका मतलब वो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यानी वेट को, जो इक्विटी का वेट है उसको मल्टीप्लाई आपने करना है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ये दोनों चीज़ें परसेंटेज में होंगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें फिर आपने ऐड कर देना वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, WP जिसे हम कहते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ये P प्रेफर्ड है। इसमें फिर हम ऐड करेंगे वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ डेट और 1 माइनस टैक्स रेट। इसकी हम बात करते हैं कि हम क्यों माइनस करते हैं। दोबारा बोलता हूं, W से मुराद है वेट ऑफ इक्विटी जो कि परसेंटेज में आपने निकाला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कि परसेंटेज में होनी चाहिए, वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक अगेन परसेंटेज में होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक ये भी परसेंटेज में होगा, वेट ऑफ डेट ये भी परसेंटेज में होगा, कॉस्ट ऑफ RD कॉस्ट ऑफ डेट ये भी पर, और 1 माइनस टी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ये 1 माइनस टी क्यों हम करते हैं। ये टैक्स शील्ड जो एक डेट पे होती है, ये क्या होती है, हम अगर इंटरेस्ट देते हैं तो हमें टैक्स बचता है, सेव होता है, तो ये सेविंग के लिए हम एंड पे ये पुट करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं, फिर फार्मूले की तरफ जाते हैं। सपोज हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 300, ठीक हो गया। हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फाइनेंस में हर जगह इस्तेमाल होगा 1 माइनस टी, जहाँ पे डेट की बात होगी
तो ये समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि ये 1 - t हम क्यों करते हैं। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ। सपोज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 300। आपने एक लोन लिया, ये है उस बिजनेस की जिसने कर्जा लिया हुआ। आपने लोन लिया, लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो उसके बाद इंटरेस्ट माइनस होगा। सपोज आप इंटरेस्ट आपका बनता है 100, आप 100 पे करते हैं। 100 के बाद आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इसके बाद आप टैक्स माइनस करते हैं। सपोज टैक्स रेट बनता है 30%, चलो 30% लगा लें। 30% 200 का 30%, तो ये बनता है 60। माइनस को ब्रैकेट में शो करते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 140। ठीक हो गया। अगर हम ये लोन ना लेते, ये तो हो गया इफ लोन इज टेकन। अगर हम ये कर्ज ना लेते और हमें इंटरेस्ट ना देना पड़ता विदाउट लोन, तो क्या सिचुएशन बनती। सपोज आपके पास वही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 300। आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया क्योंकि आपने कोई कर्ज नहीं लिया। आपके पास 300 बच गया, 300 पे माइनस टैक्स 30%, ये बन गया 90 माइनस करें 300 में से, तो ये बन गया 210। अब जरा देखें, अगर हम कर्ज लेते हैं तो हमें टैक्स में बचत हो रही है। अगर हम कर्ज नहीं लेते तो हमें टैक्स ज़्यादा अदा करना पड़ रहा है 90 रुपीज़। अगर हम लोन लेते हैं तो हमें टैक्स अदा करना पड़ रहा है वो 60 है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 30 का डिफरेंस है। यानी जो ये 30 है ये हमें सेविंग हो रही है। अगर हम कर्ज लेते हैं टैक्स में सेविंग हो रही है। दोबारा सुने, अगर हम कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हमें चूंकि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट की वजह से टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से टैक्स कम होता है। अगर हम कर्ज नहीं लेते तो हमें टैक्स पे करना पड़ा है इस एग्जांपल में 90। अगर हम कर्ज लेते हैं तो टैक्स अदा करना पड़ा है 60। इस तरह हमें 30 रुपीज़ इस एग्जाम्पल में सेव हुआ। अगर हम लोन लेते हैं टैक्स की मद में सेव हुआ, ठीक है, टैक्स की वजह से 30 रुपीज़ हमारे बचे। अब जरा चेक करें, अगर हम 100 रुपया इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं, ऐसा ही है ना, ये आउटफ्लो है, इंटरेस्ट अदा कर रहे हैं 100 रुपीज़, जो सेविंग हो रही है टैक्स में वो कितनी हो रही है 30। तो एक्चुअल 100 रुपया आउटफ्लो है, ये हम अदा कर रहे हैं, ये 30 है इनफ्लो, ये हमारे पास आ रहा है। तो एक्चुअल हम कितना पे कर रहे हैं, एक्चुअल हम पे कर रहे हैं 70। 100 में से अगर 100 इंटरेस्ट होता है तो 70% अदा कर रहे हैं। तो एक्चुअल निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें, अगर मैं यही 70% इस तरीके से निकालूं, 1 माइनस टैक्स रेट, तो 1 माइनस पॉइंट टैक्स 30, तो ये वही आ गया ना 70%। तो ये वो चीज़ है 1 माइनस टी असल में। तो 1 माइनस टी का मतलब एक्चुअल हम 100% इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे, 100 अदा कर रहे हैं सपोज, और उसमें से 30 की, इस एग्जांपल के हिसाब से 30 की बचत हो रही है, तो एक्चुअल हम पे कर रहे हैं 70। इसलिए हम 1 में से टी माइनस करते हैं ताकि एक्चुअल आउटफ्लो आ जाए ऑफ टैक्स का। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई। तो इसमें अमाउंट आप पुट कर लें। सपोज इस एग्जांपल में हमने क्या निकाला था जी, वेट, ये निकाला था 62.5। मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन शो कर देता हूँ, बाकी आप खुद कर लें। ये 62.5%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने जो सपोज की थी, तो ऊपर यहाँ पे देखें ये 20% है, ये कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक की, यहाँ पे इसको 20% से परसेंटेज आपने लेनी है, 20 से अमाउंट ही लेनी, परसेंटेज लेनी है। फिर इसको वेट ऑफ
प्रेफर स्टॉक ये जो अभी हमने निकाला 25% एग्जाम्पल में 25%, इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो रिटर्न ऑफ यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रेफर स्टॉक है वो कितनी है जी 15%। यहाँ पे 15% से मल्टीप्लाई कर दें, फिर आपने वेट ऑफ डेट है यहाँ पे 12.5%, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ डेट, वो कितना है 10%, लेकिन ये एडजस्ट होगा, कहाँ गया, यहाँ पे ये एडजस्ट होगा टैक्स रेट के साथ, सॉरी ये 10%, 1 माइनस टैक्स रेट है 30%, 0.3। तो सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7% रह जाएगा, 7% का 12.5, तो इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये जो जवाब आएगा वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरा ख्याल आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी, इसको अच्छे तरीके से ग्रैस्प करें, कॉन्सेप्ट को समझें। अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।